हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम हरियाणा में अफवाह तंत्र एवं सिंचाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो हरियाणा जो है गंगा सतलुज के विशाल मैदान का भाग है। हरियाणा की नदियों का जिक्र ऋग्वेद व वामन पुराण में मिलता है। वर्तमान में यमुना हरियाणा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। और अपवाह तंत्र की अगर हम बात करें तो मुख्य नदी व उसकी सहायक नदियों के संपूर्ण तंत्र को अपवाह तंत्र कहा जाता है। अब हरियाणा में अपवाह तंत्र के प्रकार, एक उत्तरी अपवाह तंत्र होता है और एक दक्षिणी अपवाह तंत्र होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? उत्तरी और दक्षिणी। अब उत्तरी में कौन सा होता है? उत्तरी अपवाह तंत्र की नदियां शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र से निकलती हैं। जैसे नदियों की अगर बात करें तो कौन कौन सी हैं? यमुना नदी, सरस्वती नदी, मारकंडा और घग्गर नदी। ये कहाँ से निकलती हैं? शिवालिक पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दक्षिणी अपवाह तंत्र की, तो इस अपवाह तंत्र की नदियां मैदानी क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इंदौरी नदी, साहिबी नदी, दोहन नदी और कृष्णावती नदी। ठीक है, तो ये उत्तरी है, ये दक्षिणी है। अब देखते हैं भाई यमुना नदी। यमुना नदी, इसका जो उद्गम है वो बंद्रपूछ पर्वत, यमुनोत्री हिमनद, उत्तरकाशी जिला। ठीक है, ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 6330 मीटर से होता है गढ़वाल हिमालय। अब देखिए कहाँ से है। अब अगर हम बात करें यमुनोत्री हो गया, कलेश्वर, यमुना, हसनपुर। ठीक है, अगर मुहाना प्रयागराज में गंगा नदी की जो लंबाई है वो 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर है। इसे यम की बहन सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। यमुना सदा नीरा नदी है, हरियाणा की सबसे लंबी नदी है। हरियाणा की सबसे लंबी नदी का जिक्र आ जाए, ठीक है, या फिर सदा नीरा नदी का जिक्र आ जाए, तो क्या लगाना हमें? यमुना नदी का, यमुना नदी का लगाना है। अब राज्य की बात करें, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। अब इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सोम, पथराला, बूढ़ी, चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह हरियाणा व उत्तर प्रदेश के मध्य लगभग 320 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है। कि यमुना नदी हरियाणा के अंदर कितने किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाती है? तो 320 किलोमीटर लंबी रेखा बनाती है। यह नदी दक्षिण की ओर 6 जिलों, कौन कौन से हैं 6 जिले? यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली, फरीदाबाद, पलवल जिलों से गुजरती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी हरियाणा में ताजेवाला, कालेश्वर, यमुनानगर से प्रवेश करती है तथा पलवल के हसनपुर से होते हुए अलीगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर प्रवेश करती है। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी तथा भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, तो अलीगढ़ से उत्तर प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ से? अलीगढ़। और अलीगढ़ कहाँ पर है? यूपी के अंदर। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगामी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और ये जो वीडियो है हरियाणा के एग्ज़ाम के लिए
यानी कि अब हरियाणा के अंदर जो सीटी का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर महीने में, यानी कि 31 दिसंबर से पहले पहले एग्ज़ाम कंडक्ट होना तय है। कुछ कारणों से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम होना तय है। तो अब देखिए घग्गर नदी। अब घग्गर नदी की हम बात करें तो उद्गम यह हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले में डागसाई नामक स्थान से निकलती है। घग्गर क्वेश्चन में कैसे आएगा कि घग्गर नदी का उद्गम स्थल बताइए, तो हमें क्या बताना है, शिमला ज़िले में डागसाई। अब ये ज़िले कौन कौन से इसके, पंचकूला, अम्बाला, पंजाब, कैथल, ठीक है, फिर फतेहाबाद, सिरसा, और इससे फिर ये चली जाती कहाँ पर, राजस्थान। तो हमारे जो हरियाणा के ज़िले कौन कौन से हो गए इसके अंदर, पंचकूला, अम्बाला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा, इनसे होते हुए ये गुजरती है। उद्गम स्थल की अगर बात की जाए तो शिमला ज़िले में डागसाई नामक स्थान से, ठीक है। ये देखिए आप मैप के अंदर देख पा रहे हैं कि ये कहाँ से होते हुए कहाँ तक जाती है। अब अगर हम बात करें कि जो सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र वृहत प्रमुख बरसाती नदी है। कैसी है कि सतलुज यमुना नदियों के मैदानों में बहने वाली एकमात्र वृहत व प्रमुख बरसाती नदी है। अगर इसकी सहायक नदियों की हम बात करें तो सरस्वती नदी, झाझरा और कौशल्या है। हरियाणा में यह 292 किलोमीटर बहने के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में आंकड़ा के नाम से जाना जाता है किसको, घग्गर को। किस नदी को आंकड़ा के नाम से जाना जाता तो घग्गर नदी को। अब सरस्वती नदी की अगर बात करें, यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। महाभारत में बताया गया कि नरकातारी या अनरक तीर्थ इसी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह नदी यमुनानगर जिले के आदि बद्री नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है, और आगे कौन से जिले हो गए, कुरुक्षेत्र, कैथल, फिर क्या हो गया, पंजाब का पटियाला में घग्गर से मिलती है। किससे मिल जाती है, घग्गर से। अब नेक्स्ट क्या कहता कि सहायक नदियाँ मारकंडा और छुयंग। इस नदी के किनारे कुरुक्षेत्र में महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, ठीक है, कि भाई महाभारत की रचना किसने की, महर्षि वेदव्यास ने। और प्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत की रचना हरियाणा के किस शहर में हुई, तो कुरुक्षेत्र में। यह वैदिक काल की महत्वपूर्ण व पवित्र नदी है। यह ऐतिहासिक बारहमासी नदी है। इसे नदी तमा माते तामा कहा गया है। वर्तमान में इसका अस्तित्व नहीं है। वर्तमान में क्या कहा गया है कि इसका जो अस्तित्व नहीं है। देखिए घग्गर कहाँ से होते हुए कहाँ पर प्रवेश करती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, एक तो सहायक नदियाँ, एक कुरुक्षेत्र से संबंधित आ गए भाई महाभारत की जो रचना है वो किसने की, कहाँ पे की, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, महर्षि वेदव्यास ही हैं। तो एग्जाम के अंदर इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि किस नदी के किनारे पर बैठकर वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। तो ठीक है, अगर हम इसको ढंग से पढ़ेंगे तो हमारा जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब हरियाणा सरकार के प्रयासों से क्या कहता कि हरियाणा सरकार के प्रयासों से इसे पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। मारकंडा नदी का जो प्राचीन नाम है वो अरुणा, उद्गम का स्थान कौन सा है, नाहर धरतीधर नामक पहाड़ियों हिमाचल प्रदेश से, अम्बाला के काला अम्ब नामक स्थान से
हरियाणा में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? काला अम्ब नामक स्थान से हरियाणा में प्रवेश करती है। अंबाला एवं कुरुक्षेत्र के पेवा नामक जिले से बहती हुई सरस्वती नदी में मिल जाती है। और सहायक नदियों की अगर बात करें तो कौन सी है? रण, बेगना और टांगरी। अब बात करते हैं हम टांगरी की। टांगरी यह नदी जो है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है और अंबाला में बहते हुए मारकंडा से मिलती है। कहाँ से निकलती है? टांगरी मोरनी की पहाड़ियों से, और जैसा अंबाला में बहते हुए मारकंडा से मिलती है। और मारकंडा में मिलती है तो ये मारकंडा नदी की सहायक नदी है। अब सहायक नदियाँ कौन कौन सी इसकी? बलियाली है तथा आमरी। चेतंग नदी की अगर हम बात करें तो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है तथा सरस्वती के समांतर बहती है। इसे ऋग्वेद में दर्शदवती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सीसवाल गांव की अगर बात करें हिसार में, इसी के किनारे पर स्थित है। सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है, यानी दर्शदवती। ठीक है। राक्षी नदी जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। राक्षी नदी यह यमुनानगर से निकलती है, दक्षिण पश्चिम में बहते हुए चेतंग नदी में मिल जाती है और इसे राका नदी भी कहा जाता है भाई। अन्य नाम क्या है इसका? राका नदी भी इसको कहा जाता है। दक्षिणापुआ तंत्र की बात करें हम तो इसमें सबसे पहले हमारी आती है साहिबी नदी। अब साहिबी नदी क्यों क्या है कि यह नदी राजस्थान में जयपुर की सीवर पहाड़ियों से निकलती है। किससे निकलती है? सीवर पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी राजस्थान से होते हुए रेवाड़ी से फिर राजस्थान और फिर रेवाड़ी, गुड़गांव, झज्जर होते हुए दिल्ली में प्रवेश करती और आगे जाकर नजफगढ़ झील में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? नजफगढ़ झील में। ठीक है। साहिबी तो उद्गम स्थल की बात की तो राजस्थान की जयपुर की सीवर पहाड़ियों, और इसकी जो सहायक नदी है साहिबी की तो कौन सी है? इंदौरी नदी। और इंदौरी नदी कहाँ से निकलती है? मेवात की पहाड़ियों अरावली से निकलती है। नूह जिले से हरियाणा में प्रवेश करती है तथा गुरुग्राम में साहिबी से मिलती है। कौन सी? इंदौरी। यह इंदौरी किले के पास से निकलती है, इसलिए इसे इंदौरी नदी कहते हैं। इसको इंदौरी नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इंदौरी किले के पास से निकलती है। आगे बात करते हैं हम दोहन नदी। दोहन नदी जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। कहाँ से निकलती है? जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी हरियाणा में महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है और बसई नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। दोहन नदी की बात की जाए तो जयपुर की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी महेंद्रगढ़ में प्रवेश करती है और बसई नामक स्थान पर लुप्त हो जाती है। यह नदी राजस्थान में 29 किलोमीटर, हरियाणा में 50 किलोमीटर दूरी तक प्रवाहित होती है। कौन सी? दोहन। अब कृष्णावती नदी की बात करें जो राजस्थान में जयपुर से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। यह नदी नीम थाना से निकलकर महेंद्रगिरी में प्रवेश करती है और डीहिना में समाप्त हो जाती है। ठीक है। डीहिना में समाप्त हो जाती है। अब बात करते हरियाणा की जो प्रमुख नहरें, यानी कि पश्चिमी यमुना नहर। यह नहर हरियाणा में सबसे पुरानी व लंबी नहर है। कौन सी? पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा में सबसे पुरानी व लंबी नहर है।
ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता कि हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। अब देखिए, यह नहर जो है यमुना नदी के पश्चिम किनारे से 1879 ईस्वी में ताजेवाला बांध से निकाली गई और इस नहर की खुदाई 1355 में फिरोज शाह तुगलक, 1341 में शेर शाह सूरी और 1368 में अकबर ने कराया था। इसलिए इसे मुगलिया नहर के नाम से भी जाना जाता है। किस नहर को मुगलिया नहर के नाम से भी जाना जाता है? पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है। यह ताजेवाला यमुनानगर से करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर होते दिल्ली में जाकर यमुना नदी में से यहाँ ओखला बैराज बनाया गया है। यमुना में से मिलती है, यहाँ पर क्या बनाया गया है? ओखला बैराज बनाया गया है। इसके द्वारा अंबाला, करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, सिरसा जिलों के साथ साथ राजस्थान और दिल्ली के कुछ भागों की लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। अब बात आती है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर की अगर बात आ रही है तो भाखड़ा नहर के बारे में क्या है कि यह नहर सतलुज नदी का पर नांगल बांध बनाकर निकाली गई है। भाखड़ा नांगल बांध बोलते हैं जिसको। भाखड़ा नहर टोहाना फतेहाबाद के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है और टोहाना को नहरों का नगर भी कहा जाता है। किसे नहरों का नगर भी कहा जाता है? टोहाना को। इसके द्वारा सिरसा, रोहतक व हिसार जिले में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। जवाहरलाल नेहरू नहर, यह भाखड़ा नहर से निकाली गई। इसे महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती है। 1976 में सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती थी। किससे? कब की जाती थी? 1976 में महेंद्रगढ़ में सिंचाई की जाती थी। हरियाणा की झीलें। अब झील की अगर हम बात करें तो ब्रह्म सरोवर थानेसर यानी कुरुक्षेत्र में प्राचीनतम झील स्थित है भाई। कौन सी? ब्रह्म सरोवर। अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद में ब्रह्म सरोवर का वर्णन किया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि किताबुल हिंद में किस सरोवर का वर्णन है? तो ब्रह्म सरोवर का। ब्रह्म सरोवर के ऊपर भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की कल्पना की थी। किसके ऊपर भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी की कल्पना की थी? तो ब्रह्म सरोवर के ऊपर। नेक्स्ट है सुल्तानपुर झील। फर्रुखनगर खंड में स्थित है सुल्तानपुर। और यह कैसी है कि यह प्रवासी पक्षी जैसे साइबेरियन सारस यहाँ पर पहुँचते हैं, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से सैलानी विदेशी पर्यटक आते हैं। अब बात करते हैं बड़खल झील। बड़खल झील हमारी फरीदाबाद के पश्चिम में अरावली पर्वतमाला किनारे पर स्थित है। वर्ष 1947 में इस झील का निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था? 1947 में। किस उद्देश्य के लिए? सिंचाई परियोजना के लिए किया गया था। यह दिल्ली मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, 3 किलोमीटर दूर स्थित है। अब है खलीलपुर झील। मेवात की नूह तहसील के उत्तर पूर्व में स्थित है खलीलपुर झील। यह वर्षा ऋतु में जल ग्रहण करती है और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। और अगर इसकी बात करें तो ये लगभग 607 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। कोटला झील। कोटला झील नूह तथा फिरोजपुर की पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है। यह एक विशाल झील है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 51 किलोमीटर और 4 किलोमीटर है। टिक्करताल झील। टिक्करताल झील जो पंचकुला में शिवालिक में स्थित है। कौन सी झील है? टिक्करताल। सनहित सरोवर कुरुक्षेत्र में स्थित है। छोटी छोटी 7 नदियां आकर यहाँ मिलती हैं। भगवान विष्णु व लक्ष्मी
का स्थायी निवास माना जाता है सनियत सरोवर को। भगवान विष्णु व लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है इसको, सनियत सरोवर को। अब आती है हमारी दमदमा झील। यह हरियाणा की सबसे बड़ी झील है और यह लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है और 1947 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था इसका निर्माण। और महत्वपूर्ण झीलें जैसे कर्ण झील करनाल के अंदर, बीबीपुर झील कुरुक्षेत्र, बलूबर्ड झील हिसार, चंदेली झील नू मेवात में, भिंडावास झील झज्जर के अंदर, उजीना झील नू मेवात में, सुखना झील हमारी चंडीगढ़ में है। सुखना कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। पूछ लेता कई बार कि सुखना झील कहाँ पर है। सिंचाई की अगर हम बात करें तो हरियाणा के कुल कृषि क्षेत्रफल के 60% भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा में कुल सिंचित क्षेत्र की अगर बात करें तो 5672 है। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र सिरसा 698, तो सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र सिरसा, सबसे कम सिंचित क्षेत्र पंचकुला 25 है। राज्य में सिंचित भूमि की सिंचाई 48.31 नहरों द्वारा, 50% नलकूपों द्वारा और शेष अन्य जो शेष बच गई वो अन्य साधनों के द्वारा की जाती है। ठीक है। आप पूछ सकते हैं कि राज्य में जो सिंचित भूमि जो सिंचाई है कितने % किसके द्वारा की जाती है। हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचित प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो रोहतक, गुड़गांव, करनाल, भिवानी है। इस कार्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के रूप में जर्मनी और पोलैंड से विशेष सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। किस किस देश से? जर्मनी और पोलैंड से। सतलुज यमुना लिंक नहर परियोजना हरियाणा और पंजाब की एक संयुक्त परियोजना है। इसकी कुल लंबाई 212 किलोमीटर है, जिसमें हरियाणा में 91 किलोमीटर और पंजाब में 121 किलोमीटर तक विस्तृत है। ये SYL के नाम से भी जाना जाता है इसको। SYL का पूरा नाम सतलुज यमुना लिंक। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी एक नदी हरियाणा की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा ताप्ती। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा की कौन सी एक नदी नहीं है? ताप्ती। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी की पहाड़ियाँ। ठीक है। यमुना नदी किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? यह आ गया। हरियाणा राज्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी की अगर हम बात करें तो कौन सी है सर्वाधिक महत्वपूर्ण? यमुना। नेक्स्ट है फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो कौन सी है? फरीदाबाद में कौन सी नदी में से बहती है? ऑप्शन आपके सामने है। तो यमुना। सदानीरा नदी कौन सी है? तो सदानीरा नदी की अगर हम बात करें, पीछे भी हमने अभी पढ़ा था, तो यमुना नदी है, सदानीरा भी इसको कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में डागसाई से किस नदी का उद्गम स्थल है? हिमाचल प्रदेश के डागसाई में घग्गर का उद्गम स्थल है। हरियाणा राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली कौन सी 2 प्रमुख नदियां हैं? दक्षिणी क्षेत्र की बात की जा रही है तो दक्षिणी में साहिबी और इंदौरी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नजफगढ़ झील में गिरती है? नजफगढ़ झील की अगर बात की जाए तो कौन सी नदी गिरती है? तो साहिबी नदी। ठीक है। निम्न में से कौन सी नदी हरियाणा की प्रमुख नदी नहीं है? तो हरियाणा की जो प्रमुख नदी नहीं है वो कौन सी नहीं है? सतलुज। हरियाणा किन 2 नदियों के मध्य स्थित है? कौन सी ऐसी 2 नदियां हैं जिनके मध्य घग्गर और यमुना? मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी कौन सी है? मारकंडा नदी की महत्वपूर्ण उपनदी, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा टांगरी। इनमें से कौन सी नदी का उद्गम गढ़वाल हिमालय से होता है? तो यमुना का। हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु कौन सी झील प्रसिद्ध है? अभी आया था, तो कौन सी प्रसिद्ध है? विविध जो प्रवासी, तो सुल्तानपुर। फरीदाबाद के पास बड़खल झील किस पर्वतमाला के किनारे पर स्थित है? तो कौन सी पर्वतमाला वहाँ पर फरीदाबाद के अंदर? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अरावली पर्वतमाला।
नेक्स्ट है भाखड़ा नहर किस नगर के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है। तो भाखड़ा नहर की अगर हम बात करें तो टोहाना। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है। तो किसके अंदर की जाती है, रोहतक में भी, सोनीपत, करनाल, तो सभी के अंदर की जाती है। हरियाणा की प्रसिद्ध बड़खल झील का निर्माण कब किया गया था। तो किस सन में किया गया था, 1947 में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की ऐतिहासिक नदी है। ऐतिहासिक नदी के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो सरस्वती। किस नदी का प्राचीन नाम अरुणा है। तो कौन सी नदी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारकंडा का प्राचीन नाम अरुणा है। किस झील में प्रवासी पक्षी आते हैं। तो कौन सी झील है, सुल्तानपुर झील। टिक्करताल झील स्थित है। टिक्करताल झील पंचकुला में स्थित है। हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई होती है नलकूपों से। ठीक है।